हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है पुलकित शर्मा और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अतुल्य एडुकेयर में। तो आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का पूरा कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, मैं एक एक कॉन्सेप्ट आपको फिर से समझा दूंगा। ओके, अगर आपको इसके एक्सरसाइज देखने हैं, यहाँ इसके ये चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस करने हैं, तो वो भी मैं अपलोड कर चुका हूँ, आप जाके देख सकते हो। मगर आज इस वीडियो में हम लोग थियोरिटिकल पार्ट देखेंगे, कॉन्सेप्चुअल पार्ट देखेंगे ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का, जिसमें मैं आपको सारा का सारा रिवीजन करा दूंगा। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, इसके पहले आपने पॉलिनोमियल्स का देखा होगा। ओके, आज आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का देख रहे हो, तो वहां पे आपने एक वर्ड देखा है यहाँ पे, इक्वेशंस। ठीक है, इक्वेशंस का मतलब क्या होता है? सबसे पहले आप लोगों ने पॉलिनोमियल्स, जो इसके पहले मैंने चैप्टर अपलोड किया था, अगर आपने नहीं देखा तो मैं इंसिस्ट करूंगा सबसे पहले जाके वो देखो, उसके बाद ये देखो। ठीक है, अब पॉलिनोमियल्स में आपका एक वर्ड यूज किया था मैंने, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ओके, जिसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पता है उसको इक्वेशन का मतलब पता चल जाएगा। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जिसमें कांस्टेंट होता है, जिसमें वेरिएबल होता है, जिसमें कोएफिशिएंट होता है, जिसमें एक्सपोनेंट होता है मतलब पावर होता है। ठीक है, जिसमें वेरिएबल्स होते हैं। तो उन सब को अगर जोड़ते हैं हम तो क्या बनता है? हमारा एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ठीक है, अब वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो है, वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो है, अगर उसके आगे मैं इक्वल टू साइन लगा दूं तो उस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को क्या बोलूंगा मैं? उसको बोलूंगा मैं इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सपोज करो कि a1x प्लस b1y प्लस c1 अगर इतना सा लिखा हुआ है, तो ये क्या हो गया? आपके एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है, अलजेब्रिक ऑपरेशंस भी है और पावर भी है। ठीक है, मगर आगे अगर इसके आगे मैं इक्वल टू जीरो कर दूं, तो या इक्वल टू साइन कर दूं और उसके अपोजिट कोई कांस्टेंट डाल दूं, तो ये पूरा क्या हो जाएगा? ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से बन जाएगा इक्वेशन। तो इक्वेशन कैसे बनता है? व्हेन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज इक्वल टू, दैट बिकम्स इक्वेशन। ठीक है, अब इक्वेशन की मतलब समझ गए। अब यहाँ पे क्या बोला है, पहले चैप्टर का मतलब समझो। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, यहाँ पे दो वेरिएबल की बात करेंगे कहाँ पे? इक्वेशन के अंदर। और इक्वेशन कैसा होना चाहिए? लीनियर होना चाहिए। लीनियर मतलब क्या? जो वेरिएबल दिए हुए हैं उनकी हाईएस्ट डिग्री क्या होगी? 1 होगी। और लीनियर इक्वेशंस कितने होने चाहिए? पेयर में होने चाहिए, मतलब दो होने चाहिए। ठीक है, so the pair of linear equations means what? Pair of linear equation means the pair of equations which consist of two variable with the highest degree of both variable is linear, which is 1. ठीक है, that is known as pair of linear equations in two variables. Okay, अब आते हैं जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की। जो जनरल फॉर्म है, कैसा लिखा जाता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को? तो ये आपके सामने जनरल फॉर्म है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या है? सब कोएफिशिएंट। ठीक है, एक्स वाई क्या है? वेरिएबल है। ओके, तो ये दोनों क्या इक्वेशन है। अब यहाँ पे अगर हम लोग कर क्या रहे हैं, इसका यूज क्या कर रहे हैं हम लोग? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में करते क्या है? बेसिकली इसमें हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं। अब सॉल्यूशन हमेशा किसका निकलता है? वेरिएबल का निकलता है। वेरिएबल कौन सा है इसमें? एक्स और वाई। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग एक्स और वाई की वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, दैट वैल्यू इज नोन एज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस। ठीक है, समझ में आ गया? अब वैल्यू निकालने के दो तरीके होते हैं, मतलब सॉल्यूशंस निकालने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका है ग्राफिकल मेथड, दूसरा तरीका है एल्जेब्राइक मेथड। ठीक है, अब एल्जेब्राइक मेथड में तीन टाइप के तरीके होते हैं। सबसे पहला होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड होता है एलिमिनेशन मेथड और थर्ड होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मगर उसके पहले
आपको ये समझना पड़ेगा कि ग्राफिकल मेथड जब हम लोग करते हैं तो उसमें आपको ग्राफ का नेचर समझना पड़ेगा, ठीक है। कि जब हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को प्लॉट कर रहे हैं ग्राफ में, तो ग्राफ के थ्रू हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि नेचर क्या है इक्वेशन का। क्या उसमें से एक सॉल्यूशन निकलेगा, क्या उसमें से दो सॉल्यूशन निकलेगा, क्या उसमें से मल्टीपल सॉल्यूशंस निकलेंगे, क्या उसमें से कुछ निकलेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये नेचर हमें पता लगाना पड़ेगा। अब ये नेचर पता लगाने के लिए सामने आपको टेबल दी गई है। अब टेबल में क्या लिखा हुआ है, देखो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमने दो लिए हैं, ओके। अब अगर अब कंडीशन के हिसाब से जाएं तो अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो इसका मतलब ग्राफिकल में क्या होगा, ग्राफिकल में वो हो जाएंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। और अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करती है, ये कॉमन सेंस की बात है कि अगर दो लाइन कैसे भी इंटरसेक्ट कर रही है तो हमेशा वो एक सिंगल पॉइंट में ही इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। ये तो पता ही है। तो एक सिंगल पॉइंट को क्या बोलेंगे हम लोग, यूनिक सॉल्यूशन। दैट पॉइंट विल बी कंसिडर्ड एज यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, वो सिस्टम कैसा हो गया, कंसिस्टेंट हो गया, ठीक है। अब अगर सॉल्यूशन निकल रहा है, सिंपल सी बात है, अगर सॉल्यूशन निकल रहा है चाहे यूनिक हो या इनफाइनाइट हो, तो सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट ही होगा, ठीक है। अब अगर कोएफिशिएंट सब इक्वल है, रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट सब इक्वल है, तो इसका मतलब लाइन क्या है, को इंसिडेंट है। को इंसिडेंट मतलब क्या, कि अगर मैंने एक लाइन खींच दी तो इसी के ऊपर एक और लाइन आएगी। तो जब लाइन एक के ऊपर एक को इंसिडेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके मल्टीपल सॉल्यूशंस निकलेंगे, ठीक है। क्योंकि ये मल्टीपल पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रही है तो मल्टीपल सॉल्यूशंस भी निकलेंगे। सो इसलिए उसका सॉल्यूशन कितने होंगे, इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। ये बहुत सारे निकल सकते हैं, इन्फिनाइट भी हो सकता है, ओके। तो सॉल्यूशंस तो निकल रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि वो कंसिस्टेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग थर्ड कंडीशन की। थर्ड कंडीशन क्या है कि अगर रेशियोज ऑफ कोएफिशिएंट जो है उसमें a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है, बट दैट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, इसका मतलब लाइंस क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। और पैरेलल लाइन से कोई सॉल्यूशन नहीं होता। अब जब सॉल्यूशन ही नहीं होगा तो सिस्टम क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो ये ग्राफ क्यों किया हमने, ये ग्राफ इसलिए किया क्योंकि जब भी अगर आपको ग्राफिकल नेचर, आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना हो, तो आपको पहले ही पता चल जाना चाहिए रेशियोज निकालने से कि आपका ग्राफ कैसा बनेगा, ठीक है। तो अगर आपने रेशियोज निकाले तो आपको पता चलेगा कि ग्राफ मेरा इंटरसेक्टिंग होगा, कोइंसिडेंट होगा, पैरेलल होगा, ठीक है। अगर ये पता चल जाएगा आपको, तो इसका मतलब आपको ये भी पता चल जाएगा कि मेरा अगर इंटरसेक्टिंग है तो यूनिक सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट है तो इनफिनिट मेनी सॉल्यूशंस, पैरेलल है तो नो सॉल्यूशन। फिर उसके वजह से आपको सिस्टम भी पता चला है कि सिस्टम कैसा है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। तो इसीलिए रेशियोज ऑफ कोएफिशिएंट पता होना चाहिए, ओके। तो यही हमारा नेचर ऑफ ग्राफ को डिफाइन करते हैं कि नेचर ऑफ ग्राफ कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग होगा, कोइंसिडेंट होगा, पैरेलल होगा। उसके वजह से हमें सॉल्यूशंस पता चलते हैं कि यूनिक होगा, इनफिनिट होगा, कि नो सॉल्यूशन होगा। और उसके वजह से हमें ये पता चलता है कि वो कंसिस्टेंट सिस्टम है या इनकंसिस्टेंट सिस्टम है, ठीक है। चलो, अब अब ग्राफिकल मेथड तो आपको पता चल गया है, ठीक है। कैसे करते हैं प्लॉट ग्राफिकल मेथड को, आई होप कि आपने वो क्वेश्चंस किया होगा, क्योंकि ये सिर्फ समरी नोट्स है, ठीक है। इसमें सिर्फ मैं आपको बेसिक एक रिवीजन करा दे रहा हूँ कि चैप्टर्स में क्या क्या है जो आप पूरा देख सकते हो, इम्पोर्टेंट, ओके। तो ग्राफिकल मेथड्स आपको पता चल गए कि आप कैसे ग्राफ में प्लॉट करते हो, तो ये तो हो गया खत्म। अब हम लोग बात करेंगे अलजेब्रिक मेथड का। अलजेब्रिक मेथड हम लोग पहले बात कर चुके हैं, तीन टाइप के होते हैं। सबसे पहला है आपका सब्स्टिट्यूशन, फिर एलिमिनेशन, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब सब्स्टिट्यूशन समझ के ही समझ में आ रहा है कि अगर दो इक्वेशन दिए हुए हैं, जैसे कि दो इक्वेशन दिए होंगे, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले कोई एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर उसमें से एक वेरिएबल का वैल्यू निकालेंगे। और जब एक वेरिएबल का वैल्यू निकल जाएगा, फिर उसको सब्स्टिट्यूट करके दूसरे वेरिएबल का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं x प्लस वाई इक्वल टू 4 और x
प्लस वाई इक्वल टू 14, ये दो इक्वेशन दिए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करूंगा, दोनों इक्वेशन में से कोई इक्वेशन सिलेक्ट करता हूँ मैं, x प्लस वाई इक्वल टू 4। ओके, अब मैं क्या करूंगा कि ये इक्वेशन को मैं x के फॉर्म में ले आऊंगा, मगर x का फॉर्म कैसा आएगा, इन टर्म्स ऑफ y। इसका मतलब y इस साइड चले आएगा, तो दैट विल बी 14 माइनस वाई। अब इसको मैं सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, ठीक है। सो दैट विल बी x ये क्या आएगा 14 माइनस वाई, ये इसको भी माइनस ले लेता हूँ, इधर माइनस वाई इक्वल टू 14, ठीक है। सॉरी, x प्लस वाई इक्वल टू 4 है, तो 4 माइनस वाई, ठीक है। मतलब आप समझ गए ना, कॉन्सेप्ट समझो बेसिकली, ठीक है। ये सब नहीं देखने का, अपने से समझाने का है कि इधर से क्या मिल जाएगा, मेरे को y की वैल्यू मिल जाएगी। अब जैसी y की वैल्यू मिल गई, इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो इससे हमें एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया ना, सब्स्टिट्यूट में क्या करते हैं हम लोग, हमेशा सब्स्टिट्यूट में क्या करेंगे, सबसे पहले एक इक्वेशन लेंगे, दोनों में से एक इक्वेशन लेंगे, फिर वो इक्वेशन को एक वेरिएबल के फॉर्म में लाएंगे इन टर्म्स ऑफ अनदर वेरिएबल, जो यहाँ पे हमने किया, फिर उसको दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो जैसे ही दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे उस वेरिएबल की जगह, तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमें पूरा इक्वेशन एक ही वेरिएबल के फॉर्म में मिल जाएगा। फिर वहां से हम लोग वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर उसके जैसे ही वो वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, उसको हम लोग दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर वहां से हम लोग जो बचा हुआ वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। अब दूसरा आता है आपका एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। अब एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं हम लोग, एलिमिनेशन मेथड में बेसिकली हम लोग दो अगर दिया हुआ आपको x प्लस वाई इक्वल टू 4 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 9 इक्वल टू 8, ठीक है। ये आपको दो इक्वेशन दिए हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड, इसका मतलब हम लोग एलिमिनेट करने वाले हैं। किसको एलिमिनेट करेंगे, ये जो दो वेरिएबल दिए हैं दोनों इक्वेशन में, उन दोनों में से कोई एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे दोनों इक्वेशन में से। तो यहाँ पे x और y में से कोई भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर सपोज मैं y को एलिमिनेट करता हूँ, तो y को एलिमिनेट करने के लिए मेरे को दो चीज के लिए ध्यान रखना है। क्या, सबसे पहली चीज ये ध्यान रखनी है कि जो दोनों इक्वेशन में जो वेरिएबल को एलिमिनेट करने वाला हूँ उसका जो कोएफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट सेम है क्या, नहीं। जैसे कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है क्या, नहीं। तो क्या करूंगा मैं, जो पहला वाला इक्वेशन है उसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, ओके। क्या आएगा इधर देखो, 3x प्लस 3y इक्वल टू 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 8। अब यहाँ पे दूसरा चीज क्या देखना है, पहला तो कोएफिशिएंट देखना है, सेम करना है, फिर दूसरा क्या करना है कि जो साइन है वो हमेशा अलग होनी चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे तो साइन अलग है, मगर अगर साइन नीचे सेम होता, अगर इधर भी प्लस होता और इधर भी प्लस होता, तो क्या करता मैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता, ठीक है। तो क्या होता है, नीचे का साइन चेंज हो जाते हैं। फिर उसके बाद में एलिमिनेट करता एक वेरिएबल को, जैसे ही एक y को एलिमिनेट करूंगा तो क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा, ठीक है। फिर x का वैल्यू ले आऊंगा मैं यहाँ पे, फिर उससे क्या करूंगा, x का वैल्यू लाने के बाद मैं कोई भी दोनों इक्वेशन में कोई इक्वेशन लूंगा, उसमें से x का वैल्यू डाल दूंगा और फिर y का वैल्यू ले आऊंगा। समझ में आ गया। तो एलिमिनेशन में क्या करते हैं, ये चीज समझ में आ गई। अब आता है आखिरी में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इसमें आपको बहुत ही सिंपल है, अगर आपको दो इक्वेशन दिए, चलो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ही ले लेते हैं हम लोग। जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म दिया है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग x y और -1, यहाँ पे x लिखा है तो इसके नीचे हम लोग कोएफिशिएंट लिखेंगे y और c1 का, ठीक है। तो दैट विल बी b1 b2 c1 c2। अब अगर इधर y लिखा हुआ है तो इधर y का कोएफिशिएंट छोड़ के बाकी कोएफिशिएंट लिखेंगे, विच इज a1 a2 एंड c1 c2। तो c1 c2 तो लिख चुके हैं, बचा क्या, a1 a2। और यहाँ पे -1 दिया हुआ है, इसका मतलब ये इसका कोएफिशिएंट है,
इसको छोड़ के हम लोग बाकी कोएफिशिएंट लेंगे विच इज a1 a2 एंड b1 b2। तो a1 a2 लिखा हुआ है, बचा क्या b1 b2। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू y अपॉन c1 a2 माइनस a1 c2, ठीक है, इज इक्वल टू -1 अपॉन a1 b2 माइनस b1 c2, सॉरी b1 a2, ठीक है। और ये जो फॉर्मूला आया है, इस फॉर्मूले में से आपको a1 b1 a2 b2 जो भी है उसको आइडेंटिफाई करके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना और यहाँ से आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी। तो यही है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। तो इसके साथ आज का जो आपका समरी नोट्स है वो पूरा होता है समाप्त, ठीक है। आई होप कि जो मैंने आज आपको पूरा चैप्टर पढ़ाया है वो आपको पूरा समझ में आ गया हो, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ है नहीं चैप्टर में, ओके। प्रॉब्लम्स बहुत सारे हैं, जैसे इसके आगे अगर आप प्रॉब्लम करोगे तो आपको मिलेगा डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम वाले प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे, ठीक है। फिर स्पीड डिस्टेंस का प्रॉब्लम मिल जाएगा, स्पीड डिस्टेंस टाइम का। तो वो सब प्रॉब्लम्स है, मतलब कॉन्सेप्ट जो है वो इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ कॉन्सेप्ट है ही नहीं। यही सबसे मेन कॉन्सेप्ट है और यही आपको आने वाला है, ठीक है। तो आज का वीडियो करते ही यही समाप्त। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो करो लाइक, शेयर, बेल आइकन दबाओ फॉर न्यू नोटिफिकेशंस और चैनल करो सब्सक्राइब। और उसके साथ अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप नीचे यूट्यूब कमेंट में पूछ सकते हो, या हमारे टेलीग्राम में एक ग्रुप है जिसका नाम है अतुल्य एडुकेयर, वहां पर भी जाके आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हाँ, ये आखिरी में नहीं, ये पहले मेरे को बोलना चाहिए था, मगर अभी बोल देता हूँ कि जब भी मैं रिवीजन नोट्स करवाऊँ तो उसके साथ अपनी टेक्स्ट बुक लेके बैठो, ठीक है। अगर आपने नोट्स नहीं बनाया है तो गलती कर रहे हो, अब तो टाइम नहीं बचा है वैसे भी, मगर एटलीस्ट टेक्स्ट बुक लेके बैठो। अगर नोट्स बनाए तो नोट्स भी लेके बैठो और मेरा ये भी सुनते जाओ, ठीक है। उससे आपको पूरी क्लैरिटी हो जाएगी 100%। और मैं एक बार बता रहा हूँ, अगर ऐसा किया तो उसके बाद आपको वापस बुक खोल के देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये मेरे को शुरू में बता देना चाहिए था, मगर अभी बता रहा हूँ, ओके। तो आज का वीडियो करते यहीं समाप्त। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो करो लाइक, शेयर, बेल आइकन दबाओ फॉर न्यू नोटिफिकेशंस और चैनल करो सब्सक्राइब। मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय।